ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 47। इस अपार्टमेंट का नहायत खतरनाक रखवाला सुल्ताना हमारे कमरे से बाहर मौजूद था और जाग रहा था। उसकी सूरत देखकर ही अंदाजा होता था कि बवक्ते ज़रूरत वो बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है। फ़ज़ा में सनसनी सी तैरने लगी। मैंने मध्यम आवाज़ में पूछा, अब तो बता दो कि क्या करना है। बस तैयार हो जाओ, वो जोशीले अंदाज में बोला। अभी थोड़ी देर में मुकामी फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना है कि फरदौस प्लाजा के टॉप फ्लोर पर रहायशी अपार्टमेंट में आग लग गई है। ये झूठ बोलने का मकसद, यार झूठ कौन बोल रहा है, सच्ची सच्ची बात करेंगे। मगर आग कहाँ है? आग अभी लग जाएगी यार, इतने बेताब क्यों हो रहे हो? और ये भी कोई ज़रूरी तो नहीं होता ना कि आग लगने के बाद ही फायर ब्रिगेड को इतला दी जाए। अक्सर फायर ब्रिगेड वाले लेट हो जाते हैं, इसलिए सियाने लोग पहले ही फायर ब्रिगेड को कॉल कर लेते हैं। इमरान की बातों पर हंसी तो नहीं आ सकती थी, ताहम मुझे इस पर बेपनाह इत्मीनान ज़रूर था, जो नहायत ही पुरखतर लम्हात में भी अपने अंदर मौजूद रखता था। उसका यही गैर मामूली इत्मीनान था जो मुझ जैसे माठे शख्स को भी अब बतदरीज एक नए सांचे में डाल रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि बेजाना होगा कि अब मुझे भी इस सनसनीखेजी में कुछ लुत्फ़ आने लगा था। उसने मुझे सरगोशियों में कुछ हदायत दी। ये हदायत सुनकर मिली रहेगी। वो वक्ते ज़रूरत वाकई शातिर हो जाता था। अब भी वो एक नहायत बोल्ड कदम उठाने जा रहा था। मैंने पुरअंदेश लहजे में सरगोशी की, लेकिन इमरान यहाँ इर्द गिर्द भी तो अपार्टमेंट हैं। अगर किसी दूसरे अपार्टमेंट को नुकसान पहुँचा तो? यार फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए ही तो आते हैं, कोई लुडी डांस तो पेश नहीं करना होता उन्होंने। फिर भी अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया तो कोई बात नहीं, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, कोई नुकसान जानी नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह हम होने भी नहीं देंगे। तकरीबन 3-4 मिनट बाद हम हरकत में आ गए। सबसे पहले इमरान ने अपने मोबाइल पर मुकामी फायर ब्रिगेड का नंबर मिलाया और इन्हें घबराए हुए लहजे में इतला दी कि फरदौस प्लाजा के बलाई अपार्टमेंट में आग लग गई है। ताहम ये इतला देते हुए इमरान ने अपना लहजा इतना बुलंद नहीं होने दिया था कि आवाज़ कमरे से बाहर जाती। इसके फ़ौरन बाद ही उसने दूसरा स्टेप लिया, गैस हीटर बंद कर दिया, लेकिन गैस दोबारा खोल दी। गैस की बू तेज़ से कमरे में फैलने लगी। जब गैस काफ़ी फैल गई तो हम दरवाज़ा खोलकर तेज़ से बाहर निकल आए। बाहर निकलते निकलते इमरान ने एक काम और किया। उसने अपने लाइटर से खिड़की के पर्दों को शोला दिखा दिया। बक की आवाज़ से बेडरूम ने आग पकड़ ली। ये एक हिला देने वाला मंजर था। आग आग, एक मुलाजिम के चलाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने सुल्तान का धुआंधार चेहरा देखा। वो फटी नज़रों से भड़कते शोलों को देख रहा था। तब वो अजीब खौफजदा अंदाज में ताड़ा और उसने तड़प कर एक करीबी दीवार से आग बुझाने वाला सिलेंडर उतार लिया। क्या हुआ सुल्ताना? किसी करीबी कमरे से इब्रार सिद्दीकी की चलाती हुई गूंजदार आवाज़ उभरी। आग साहब जी, सुल्ताना बस इतना ही कह सका। उसने बड़ी दिलेरी से आगे बढ़कर आग पर गैस फेंकी। ताहम आग का फैलाव सिलेंडर की कारकर्दगी से कहीं ज़्यादा था। इस दौरान मैंने देखा इमरान ने अपने 5 इंच लंबे लाइटर को इस खास अंदाज से इस्तेमाल किया जिसके बारे में वो मुझे बता चुका था। एक बटन पुश करके उसने लाइटर को कॉमन रूम में फेंक दिया। कॉमन रूम में आग नहीं लगी, मगर वहाँ इतनी तेज़ी से धुआं फैला कि यही लगा जैसे पूरा अपार्टमेंट आग की जद में आ गया है। यह धुआं इस खास किस्म के लाइटर से बरामद हो रहा था जैसा कि इमरान ने मुझे बताया था। ऐसे लाइटर सर्कस में शोबदाबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पूरे अपार्टमेंट में एकदम तहलका मच गया। प्लानिंग के मुताबिक मैं और इमरान इब्रार सिद्दीकी की तरफ बढ़े। वो यकीनन सोते में उठा था। उसके बदन पर सिर्फ शलवार और बुनियान थी। बुनियान में एक मोटी लेकिन ठोस तो नुमाया नजर आ रही थी।
बेखबरी के आलम में इधर उधर भागते हुए ये तो बुरी तरह दहल रही थी। आग लग गई साहब जी आग, इमरान दहशत आवाज में चलाया। इमरान का यह बेमानी फिक्रा सिर्फ दहशत बढ़ाने के लिए था, वरना अंधे को भी दिखाई देता था कि डिपार्टमेंट की आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और उसने पूरे अपार्टमेंट को लपेट में ले लिया है। इमरान सदीकी हाल में वहशत में नाच कर रह गया। पहले उसने मोबाइल पर गालिबन फायर ब्रिगेड को कॉल करने की कोशिश की, फिर इसको अधूरा छोड़कर अपने बेडरूम की तरफ गया। अब शोले उसके बेडरूम के साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। धुआं तेजी से फैल रहा था। इमरान सदीकी बुरी हालत में खांसता हुआ अपने बेड पर चढ़ गया। दो बड़े कुशन ऊपर नीचे रखकर बेड पर खड़ा हुआ तो उसका हाथ छत की अंदरूनी सीलिंग तक पहुंचने लगा। यहाँ खानेदार डिजाइन बना हुआ था। सदीकी ने 1-2 सेकंड तक इन खानों का जायजा लिया, जैसे मतलूबा खाना गिनकर ढूंढ रहा हो। तब उसने एक खाने को एक कोने को मखसूस झटके से ऊपर की तरफ दबाया। यह तकरीबन 2 फुट मुरब्बा का खाना बाकी छत से अलहदा होकर ऊपर चला गया। सदीकी ने खांसते हुए अंधाधुंध इस खाने में हाथ चलाया। कोई चीज़ उसने जोर लगाकर बाहर खींची। ये पॉलीथीन में लिपटी हुई थी। यकीनन ये वही 2 फुट ऊंचा फास्टिंग बता था। मैडम सफूरा और मजीद मिठू वगैरह के बकौल एक नायाब और बेदाग पीस ऑफ आर्ट था। इमरान सदीकी ने इस नादर एंटीक को हर आंख से छुपा कर रखा था और किसी को इसकी हवा तक न लगने दी थी। लेकिन आज वो हमारे सामने इस पीस को इसके खुफिया ठिकाने से निकाल रहा था। वो और उसका पीस बुरी तरह धुएं में लिपटे हुए थे। बिस्तर पर से उतरने से पहले उसने ये पीस बदस्त खुद इमरान के हाथों में थमा दिया। सदीकी से पीस लेने के बाद इमरान ने मुझे थमा दिया। वो वजनी था मगर इतना भी नहीं जितना मैं समझ रहा था। बुद्धा के मुजस्मे ने शायद आलती पालती मार रखी थी। सदीकी से पीस लेने के बाद इमरान ने मुझे थमा दिया। वो वजनी था मगर इतना भी नहीं जितना मैं समझ रहा था। बुद्धा के इस मुजस्मे ने शायद आलती पालती मार रखी थी। नीचे से उसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा था। इमरान ने सदीकी को बेड से उतरने में मदद की। खांस कर सदीकी का बुरा हाल था। हमने अपने चेहरे कपड़े में लपेट रखे थे, इसके बावजूद हम भी खांस रहे थे। मैंने इमरान सदीकी को इमरान के सहारे डबल बेड से उतरते देखा। उसके बाद मुझे पता चला कि क्या हुआ है। बज़ाहिर यही लगा कि इमरान सदीकी चकरा कर औंधे मुंह गिर गया है, शायद उसे ठोकर वगैरह लगी है। ताहम ये इम्कान भी था कि इमरान ने उसे ज़रब लगाई हो और मरे को मारे शाह मद्दार के मसदाक उसे लंबा लिटा दिया हो। इस बात का एतराफ़ इमरान ने 5-6 दिन बाद किया। उसने इमरान सदीकी की गर्दन पर ज़रब लगाई थी। चलो, सदीकी के गिरते ही इमरान ने तेज़ सरगोशी की और पॉलीथीन में लिपटा मुजस्मा मेरे हाथ से ले लिया। हम दरवाजे की तरफ बढ़े। 2 मुलाजिम खांसते हुए हमारी तरफ लपक रहे थे। साहब जी को देखो, वो गिर गए हैं, इमरान ने भराई हुई आवाज़ में और बेडरूम की तरफ इशारा किया। आग अब मेहमान खाने से निकलकर कॉमन रूम तक पहुंच गई थी। फर्नीचर धड़ाधड़ जलना शुरू हो गया था। हज़रत जी की तस्वीर आग की जद में आने के बाद औंधे मुँह सुलगते ईरानी कालीन पर गिरी। सुल्ताना आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो किसी कासम नामी साथी को भी मुखातब करके ताड़ रहा था। कासू फोन कर फायर ब्रिगेड को। उसकी आवाज़ खौफ से फटी हुई थी। उसका रुख दूसरी तरफ था। हम अपार्टमेंट से बाहर निकले। पूरे प्लाजा में हलचल मच चुकी थी। बुखलाए हुए लोग इधर उधर भाग रहे थे। हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े। 2 चौकीदार मुतासरा अपार्टमेंट की तरफ लपक रहे थे। हम इनके पहलू से गुजरकर सीढ़ियों पर आ गए। बिखरे बालों वाली एक नौजवान लड़की जो शायद कुछ देर पहले अपने शौहर के साथ बिस्तर में अच्छा वक्त गुजार रही थी, बिस्तर की चादर में लिपटी सीढ़ियों पर मौजूद थी। चादर सीढ़ियों के जंगले में फंस गई थी। वो झटके देकर चादर को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। खुशकिस्मती से चादर फट गई और लड़की आज़ाद होकर कलांचे भरती हुई नीचे उतर गई। इर्द गिर्द से लोगों के चिल्लाने की सदाएं बुलंद हो रही थी। 2nd फ्लोर पर हमने एक मोटी ताजी खातून को देखा। वो
स्लीपिंग गाउन में थी और 2 छोटे बच्चों को अपने दोनों बाजुओं में लेकर सीढ़ियां उतरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो आग से बहुत दूर थी, मगर लगता था कि सबसे ज्यादा खतरा इसी को है। आपा जी मदद करो यार, इमरान ने कहा। मैंने खतून का एक बच्चा उठा लिया। चंद सेकंड बाद हम ग्राउंड फ्लोर पर थे। यही वक्त था जब फायर ब्रिगेड वालों की घंटियां सुनाई देने लगी। वो बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचे थे। हम फरदौस प्लाजा से बाहर निकले। बहुत सी राह चलती गाड़ियां सड़क के किनारों पर रुक चुकी थी। इर्द गिर्द की इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे खुल रहे थे। टॉप फ्लोर के अपार्टमेंट में लगी हुई आग की झलकियां सड़क से भी नजर आती थी। हमने हल्की हल्की फुहार में तेजी से 2 सड़कें क्रॉस की और फिर एक टैक्सी में बैठ गए। इमरान पिछली नशिस्त पर था और फास्टिंग बुद्धा का नादर मुजस्मा इसकी गोद में था। एक भी गोली चलाए बगैर, किसी भी शख्स को शदीद जख्मी किए बगैर, बिना किसी बड़े झगड़े के ये बुद्धा इमरान ने हासिल कर लिया था और वो ऐसा कर सकता था। मसाइल को अलग तरीके से देखने और इन्हें हल करने की सलाहियत इसमें मौजूद थी। इस सलाहियत को इसकी गैर मामूली बेखौफी से मज़ीद तक़वियत मिलती थी। टैक्सी ने हमें 20 मिनट में वापस इसी रहायशी कॉलोनी में पहुंचा दिया, जहां अनायत के घर का दरवाज़ा साफ नज़र आ रहा था। पता नहीं कि उसे अभी फरदौस प्लाजा की आतिशज़दगी की खबर हुई थी या नहीं। इमरान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। बुद्धा को बड़े एहतराम से पिछली नशिस्त पर बिठाकर इस पर कपड़ा डाल दिया गया। वो जैसे 4,500 साल पहले खामोश था, आज भी कुछ नहीं बोल रहा था। अबदी खामोशी से जिसकी में जिंदगी नरवा कायनात के हजार राज पोशीदा थे, बुद्धा आलती पालती मारे बैठा था, इस ख्याल से कि वो आगे को ना गिरे। इमरान ने इसके आगे 2 क्वेश्चन रख दिए थे। एक तो तुम्हारी चिमड़ी में डर नहीं है, मैंने कहा। गाड़ी इस घर से इतना करीब खड़ी करने की क्या जरूरत थी? अब तो जो होना था वो हो गया, उसने सादगी से कहा। आइंदा जब भी मौलाना इब्रार सिद्दीकी साहब के अपार्टमेंट में आग लगाने का प्रोग्राम बनेगा, मैं गाड़ी साथ वाली गली में खड़ी किया करूँगा। अब खुश? मैं मुंह बनाकर रह गया। हम गुजरांवाला तक पहुँचते पहुँचते सुबह कर चुके थे, बल्कि सुबह हो गई थी। ये एक अबर आलूद सुबह थी। हमने कामों की कस्बे के करीब एक छप्पर होटल में रुककर एक कड़क चाय पी और बिस्कुट वगैरह खाए। यहाँ रुकने का हमें एक और फायदा हो गया। फरदौस प्लाजा में होने वाली आतिशज़दगी की मुख्तसर खबर भी एक न्यूज़ चैनल पर मिल गई। स्क्रीन पर चलने वाली एक पट्टी कुछ यूँ थी: जेलम शहर के एक प्लाजा में आतिशज़दगी, एक फ्लैट जल गया, दूसरे को जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इमरान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, यार ये हमारे फायर ब्रिगेड वालों की कारकर्दगी कुछ अच्छी नहीं होती जा रही। मैं सर हिला कर रह गया। करीब बैठे एक पठान ट्रक ड्राइवर ने कहा, खुदा हमने तो ये देखा है कि फायर ब्रिगेड की अपनी गाड़ी को भी आग लग जाए तो गाड़ी वाले आग बुझाने में 5-10 मिनट का देरी जरूर करता है। कोई ये प्लाजे का मालिक कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग होगा। सब हंसने लगे। इमरान भी इस हंसी में शिरकत करने लगा। हम सुबह 9 बजे के लगभग सिक्योरिटी के 2 मरहलों से गुजर कर लाल कोठी में दाखिल हो गए। हम अभी तक इस देहाती लिबास में थे। कोठी में मैडम सफूरा बहुत बेकरारी से हमारा इंतज़ार कर रही थी। इमरान ने रास्ते में ही मोबाइल पर उसे अपनी आमद की और कामयाबी की इतला दे दी थी। जब हमारी गाड़ी पोर्च में रुकी तो मैडम सफूरा वहाँ पहले से मौजूद थी। उसकी बेताब निगाह सबसे पहले गाड़ी की पिछली नशिस्त की तरफ गई, जहाँ कंबल नमा कपड़े के नीचे बुद्धा मौजूद था। उसकी आंखें चमक उठी। एक लम्हा के लिए यूं लगा कि वो बुद्धा पर झपटनेगी और बेताब होकर उसे अपनी गोद में उठा लेगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और अपना रख रखाव बरकरार रखने की कामयाब कोशिश की। उसने दबे दबे जोशीले अंदाज में हमारी खैर खैरियत दरियाफ्त की। फिर उसके इशारे पर 2 मुलाजमीन ने कमाल एहतियात के साथ बुद्धा का 2 फुट ऊंचा मुजस्मा कार में से निकाला और अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़े। हम भी साथ ही थे। मुजस्मे को लाल कोठी के खास कमरे में पहुंचाया गया। यहाँ 2 बड़ी बड़ी मेज़ें थीं। इन पर कुछ बसरा
آلات پڑے تھے، ایک ایکس رے مشین جیسی چیز تھی، 2-3 جدید اسٹیل کیمرے تھے، فرش پر آسٹروٹرف جیسی شے بچھی تھی۔ بدھا کے مجسمے کو بے حد احتیاط کے ساتھ ایک میز پر رکھا دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمین باہر چلے گئے۔ اب وہاں ہمارے اور میڈم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ویل ڈن عمران، میڈم نے ایک بار پھر دبے دبے جوش سے کہا، تم نے خوش کر دیا۔ تھینک یو میڈم، اور دیکھ لیں وعدے کے مطابق کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر ہوا ہوگا تو تھوڑا بہت مالی نقصان ہوا ہوگا۔ ہاں میں نے ابھی نیوز دیکھی ہے، ایک دوست سے بھی بات ہوئی ہے، فلیٹ کے 2 کمرے ہی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ صدیقی کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا تھا، مگر طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ گرنے سے اس کے چہرے پر تھوڑی بہت چوٹ آئی تھی۔ صدیقی وغیرہ کا عام تاثر کیا ہے؟ عمران نے دریافت کیا۔